अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या रीसस इनकॉम्पेटिबिलिटी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें आप हीमोलिटिक डिजीज़ और फीटस और न्यूबॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसमें सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक सीक्वेंस में अगर हम इवेंट्स करते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग रिटेन रहेगा। कोई भी इसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कोई भी पेशेंट आती है आपके पास जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, चाहे A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, O नेगेटिव है, तो आपने उसको सबसे पहला जो क्वेश्चन आप करते हो कि आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, अगर तो नेगेटिव है तो ये पेशेंट सेफ है, इसके बेबी को कोई रिस्क नहीं है। अगर तो उसका ब्लड ग्रुप हस्बैंड का पॉजिटिव होता है तो फिर हम नेक्स्ट जो आप ऑफर करते हो चीज़ वो जीनोटाइपिंग होती है हस्बैंड के लिए, ताकि हम पता कर सकें कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है होमोजाइगस है उस RH एंटीजन के लिए या हेटेरोजाइगस है। अगर तो वो होमोजाइगस है तो उसके सारे बच्चों को रिस्क है कि उसमें आगे जाके फिटल एनीमिया हो सकता है, वो सेंसिटाइजेशन हो सकती है, ठीक है, और उनमें रिस्क होता है कि वो RH पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर ये जो फादर हैं ये अगर हेटेरोजाइगस हैं तो फिर इसका मतलब है बच्चे में 50% रिस्क है कि उसमें वो RH पॉजिटिव होगा और उसमें आगे जाके एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो ऐसा बेबी कंसीव किया है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो जो बेबी पॉजिटिव RBCs के साथ होगा, पॉजिटिव एंटीजन के साथ होगा, RHD एंटीजन भी हो सकता है या वो कैपिटल C स्मॉल C कैपिटल E स्मॉल E या कैपिटल K एंटीजन के साथ हो सकता है। इसके RBCs जब मदर की सर्कुलेशन भी किसी भी सेंसिटाइजिंग इवेंट के थ्रू जाते हैं या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जाते हैं तो बेबी के अंदर जो मदर के अंदर ये वाले एंटीजेंस होते हैं ये एज अ फॉरन एक्ट करते हैं और मदर का इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि मदर के अंदर वो RH एंटीजन या एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि वो IgM टाइप होती हैं तो वो क्रॉस नहीं करेंगी बेबी की सर्कुलेशन में और डेंजरस नहीं होगी। लेकिन सबसीक्वेंट प्रेगनेंसीज में अगर बेबी अगेन पॉजिटिव होता है तो उसमें अगर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है तो IgG रिस्पॉन्स होगी जो कि आराम से वापस फीचर सर्कुलेशन में माइग्रेट कर जाती हैं। और ये जो RBC जो बेबी के RBCs होते हैं जो वापस बेबी की सर्कुलेशन में जाते हैं लेकिन उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ होती हैं मदर की, जिनको हम एंटी-D एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या इन द केस ऑफ कैपिटल K C स्मॉल C E जो भी है एंटी-E एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। ये एंटीबॉडीज़ कोटेड RBCs जो हैं वापस जब फीटस की सर्कुलेशन में जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं RBCs की, स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है और बिलिरुबिन रिलीज होगा और बेबी में पोस्टनेटली जॉन्डिस डेवलप होता है और फीटल एनीमिया डेवलप होता है। अगर मदर आपके पास जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ आती है और उसके हस्बैंड का पॉजिटिव है तो प्राइमरी ग्रेविड अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इसमें हम जो है उसको एक तो प्री प्रेगनेंसी हम उसको काउंसलिंग करेंगे कि आपके हस्बैंड का टेस्ट होगा जीनोटाइपिंग के लिए जिसमें हमें रिस्क पता चल सकता है आपके बच्चे में कितना रिस्क है, और पहली प्रेगनेंसी में उसको काउंसिल करेंगे। इसमें अगर एंटीबॉडीज़ बन भी जाती हैं तो वो सेफ़ होंगी, वो बेबी को जो है वो बेबी के लिए डेंजरस नहीं होती। इस पेशेंट में आपने बुकिंग पे इसके अलावा 28 वीक्स पे और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपने 34 वीक्स पे और फिर डिलीवरी के टाइम पे आपने RH एंटीबॉडी टाइटर कराना होता है। इसमें जो है 16 से 20 वीक्स पे आपने फ्री फीटल DNA कराना होता है। बेसिकली हमें ये पता करना है कि जो मदर है वो जो बेबी कंसीव कर रही है वो RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी चूँकि सेफ होती है लेकिन स्टिल हम 16 वीक्स ऑनवर्ड, क्योंकि हम इन पेशेंट्स को 28 वीक्स पे भी एंटी-D लगा रहे होते हैं, हम 34 वीक्स पे लगा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पेशेंट्स होती हैं 40% ऑफ द केसेस देखा गया है कि इनके जो बेबीज़ होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपेंसिव इंजेक्शन है तो 7,000 8,000 आई गेस इतने का एंटी-D इंजेक्शन आता है, आप ये पेशेंट को आप ऑफ़र करते हो तो उसकी वो पेशेंट के लिए कॉस्टली होता है। तो इसलिए जो फ्री फीटल DNA अगर 16 to 20 वीक्स ऑनवर्ड आप ये टेस्ट कराते हो तो उस पर आपको पता चल जाएगा बेबी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो रूटीन एंटीनेटल एंटी-D प्रोफाइलैक्सिस की ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरत नहीं है। 40% ऑफ द केसेज इन पेशेंट्स को एंटी-D लग रहा होता है लेकिन इनके बेबी नेगेटिव होते हैं, तो हम 16 वीक्स ऑनवर्ड हम इनको ऑफर कर सकते हैं फ्री फीटल DNA। अगर पेशेंट नेगेटिव है, उसका हस्बैंड पॉजिटिव है और उसके बेबी को हम चेक करने के लिए पॉजिटिव है या नहीं, हम उसको फ्री फीटल DNA 16 वीक्स ऑनवर्ड हम उसको ऑफर करेंगे। अगर उसका बेबी नेगेटिव है तो हम उसको काउंसिल कर देंगे, उसको 28 वीक्स और 34 वीक्स पे एंटी-D की ज़रूरत नहीं है, नहीं उसको पोस्टनेटली ज़रूरत है। अगर उसका बेबी पॉजिटिव है तो अब हमने उसको 28 वीक्स पे भी टाइटर कराना है और साथ ही हमने उसको एंटी-D लगाना है।
और अगर 20 वीक से पहले कोई भी सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है तो हमने इसको एंटी डी लगाना है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो 120 इंटरनेशनल यूनिट्स 250 इंटरनेशनल यूनिट्स होगी। और 20 वीक से बाद हम जैसे 28 वीक्स पे लगाते हैं, 34 वीक्स पे लगाते हैं, या कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है या कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हम कर रहे हैं, तो इसमें जो डोज होगी एंटी डी की वो होगी 500 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब पोस्ट जो 28 वीक्स पे और 34 वीक्स पे हम लगाते हैं उसमें भी दो तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर हम 28 वीक्स पे एक ही डोज लगाना चाहते हैं तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स आप सिंगल डोज लगा सकते हो। अगर आपने डिवाइड करके लगानी है तो 28 वीक्स पे 500 और 34 वीक्स पे 500 जो एंटी डी की डोज है वो आप लगा सकते हो। प्राइमरी ग्रेविडा में हमने रूटीन एंटीनेटल एंटी डी प्रोफाइलैक्सिस करनी है, और अगर हमने इससे भी प्रिवेंट करना है मदर के लिए कॉस्टली इंजेक्शन अफोर्ड करना, तो हम फ्री फीटल डीएनए करा के हम उनको 28 और 34 वीक्स पे ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम 28 और 34 वीक्स दोनों पे हम उसको एंटी डी लगाएंगे। और जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर अंदर हमने उसको एंटी डी लगाना होता है। एंटी डी का पर्पज़ क्या होता है? जो बच्चे के RBCs जो हैं जो RHD एंटीजन पॉजिटिव होते हैं, जो मदर की सर्कुलेशन में आते हैं और मदर की सर्कुलेशन को फौरन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है और एंटी डी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। तो एंटी डी हमने उससे पहले देना होता है। लाइक हमें अभी कोई भी हमें लगता है कि जैसे सेंसिटाइजिंग इवेंट हुआ है या इवन सेंसिटाइजिंग इवेंट नहीं भी हो, तो 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी के फीटल सेल्स किसी न किसी मिकदार में मदर की सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं, तो वो बेबी मदर का इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। तो हमने उस इम्यून रिस्पॉन्स को होने से बचाना होता है। एंटी डी देने का मकसद ये होता है कि जो एंटी डी एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी के RBCs के जो एंटीजन एक्सपोजिंग साइट्स हैं उसको वो कवर कर लेंगी। तो उसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है जो मदर में एज अ फॉरन आके शो होगी वो एक्सपोज नहीं हो सकेगी। हम उसको एंटी डी देते हैं, वो एंटी डी फीटस के RBCs को कोट कर लेते हैं, और फीटस के RBCs जब मदर के अंदर आएंगे भी, चाहे वो सेंसिटाइजिंग इवेंट के थ्रू आ रहे हैं या चाहे वो नॉर्मली 3rd ट्राइमेस्टर में सर्कुलेट कर रहे हैं मदर के ब्लड के अंदर, लेकिन जब हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली 28 वीक्स पे 34 वीक्स पे हम एंटी डी लगा देते हैं तो वो एंटी डी जो है उन RBCs को कवर कर लेता है और वो मदर के इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट नहीं होते और मदर का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाता। तो बेसिकली एंटी डी प्रोफाइलेक्टिकली देने का पर्पज़ ये होता है कि मदर के इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर दिया जाए, वो इनको रिकग्नाइज ही ना कर सके। अच्छा, अगर मल्टी ग्रेविडा भी आती है, 2nd या 3rd प्रेगनेंसी में भी आती है, तो उसमें भी हमने फर्स्ट जो है वो RH एंटीबॉडी टाइटर कराना होता है या लेवल्स कराने होते हैं। अगर वो उसके अंदर नेगेटिव आते हैं मदर के अंदर तो स्टिल वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है। अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ये भी पेशेंट कैंडिडेट है फॉर एंटी डी इंजेक्शन एट 28 वीक्स 34 वीक्स। और इस पेशेंट में भी हम जो है वो अगर सेकेंड टाइम आपके पास आती है तो इसको भी उसी प्रोटोकॉल में आप फॉलो करेंगे। आप स्टार्ट में बुकिंग पे आप उसका RH एंटीबॉडी टाइटर कराते हो, अगर नेगेटिव आता है तो इसको आपने एज अ प्रोफाइलेक्टिक लेके चलना है इस पेशेंट को। अगर वो टाइटर एक दफ़ा पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है ये अब पेशेंट सेंसिटाइज हो चुकी है। इसको सेंसिटाइजेशन के उस लेवल पे आपने इसको मॉनिटर करना है। आपने जो मल्टी पेशेंट आती है उसमें आपने किस तरह से फॉलोअप रखना है वो उसको आपने काउंसिल करना है प्री प्रेगनेंसी। ठीक है, अगेन हस्बैंड की जीनोटाइपिंग के लिए अगर जैसे बाहर के मुल्कों में है तो हस्बैंड जो हैं वो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो मस्ट आप एवरी प्रेगनेंसी आपके लिए जो है आपने मदर के टेस्ट कराने होते हैं। अच्छा, फर्स्ट वही फादर का जीनोटाइपिंग के लिए ऑफर करोगे। अगर वो उसके लिए एक्सपेंसिव है, वो नहीं उस तरफ जाना चाहते, तो आप डायरेक्ट फ्री फीटल DNA की तरफ भी आ सकते हो, क्योंकि जो जीनोटाइपिंग है उसका पर्पज बेसिकली ये है कि हमने पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि उसके बच्चों में कितना रिस्क है। अगर हम फ्री फीटल DNA का उससे दोनों मसले सॉल्व हो जाएंगे, उसमें बेबी का पता चल जाएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसकी लाइन पे उसको मैनेज कर लोगे। 16 to 20 वीक्स आप फ्री फीटल DNA कराते हो। प्राइमरी में कराने का क्या मकसद है और मल्टी में कराने का क्या मकसद है? प्राइमरी में कराने का फ्री फीटल DNA ये मकसद होता है कि उसको जो रूटीन एंटी डी हम लगा रहे हैं, हम ये सपोज करके कि उसका बेबी RH पॉजिटिव है और हो सकता है उसके RBCs मदर की सर्कुलेशन में आए तो उसके एंटी डी बने, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डी लगा रहे होते हैं। तो इसलिए उस एंटी डी की ज़रूरत है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम फ्री फीटल DNA कराते हैं। जो सेंसिटाइज पेशेंट जिसमें RH एंटीबॉडी टाइटर जो है हम पॉजिटिव आ जाता है, उसमें हम ये करते हैं कि हम 16 to 20 वीक्स ऑनवर्ड हम इसलिए कराते हैं कि उसमें ये कंफर्म करने के लिए उसका बेबी पॉजिटिव है या नहीं, या इन केस अगर टाइटर नेगेटिव भी आता है तो हम उसको ये चेक करने के लिए कि ये वाला बेबी उसका पॉजिटिव है या नहीं, इसकी वजह से उसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है इस प्रेगनेंसी में या नहीं, तो इसको हम चेक करने के लिए उसका फ्री फीटल DNA कराएंगे। अगर तो बेबी RH नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसको पूरी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है। अगर ये बेबी जो RH पॉजिटिव है
तो इसको हम एक तो बुकिंग पे टाइटर कराया, उसके बाद हमने अगर वो टाइटर इन केस पॉजिटिव आ जाता है तो हमने 4 वीकली टिल 28 वीक्स टाइटर कराना है, ये लेवल्स कराने हैं एंटीबॉडी के, और 28 वीक्स के बाद हमने 2 वीकली कराना है टिल डिलीवरी। ठीक हो गया। अच्छा, ये टाइटर्स जो हैं इसके स्पेसिफिक लेवल्स दिए गए। अगर तो ये जो बेबी के अंदर एंटीजन है वो कैपिटल डी एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो एंटी डी होंगी, तो हमने एंटी डी के लेवल्स कराने हैं। अगर इस बेबी का जो है, जो हमने फिर फ्री विटल डीएनए कराया है, उसमें कैपिटल डी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल ई और कैपिटल के अगेंस्ट जो एंटीजेंस हैं जो भी हैं ये हमें उन पर डिटेक्ट हो जाएंगे। तो हमने, अगर हमें एक दफ़ा पता चल जाता है कि उस फ्री विटल डीएनए में बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, उसके अंदर इस तरह का एंटीजन है, तो हमने वही लेवल्स कराने हैं मदर के अंदर, 4 वीकली टिल 28 वीक्स, और 28 वीक्स के बाद हम 2 वीकली कराएंगे। अच्छा, इनके लेवल्स जो हैं वो कैसे हैं कि जिसकी बेसिस पे हम इनको रेफर करेंगे या अपने पास ही हम उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ये लेवल्स एंटी डी के हैं, तो एंटी डी के लेवल अगर 4 से कम है तो इसको हम माइल्ड रिस्क होता है इनको, तो इनको हम अपने पास ही 4 वीकली हम इसको टाइटर कराएंगे। अगर उसके लेवल्स जो हैं जो है वो 4 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मॉडरेट रिस्क होता है एनीमिया का, और 15 से ज़्यादा है तो सीवियर रिस्क होता है एनीमिया का। इसी तरह जो एंटी सी एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगर जो लेवल्स हैं वो 7.5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज़्यादा हैं तो मॉडरेट रिस्क है, और अगर 20 से ज़्यादा हैं तो सीवियर रिस्क है। अगर 7.5 से कम है तो हम अपने पास ही मॉनिटर करेंगे। इसी तरह एंटी के एंटीबॉडीज़ किसी भी टाइम डिटेक्ट हो जाती हैं, आप टेस्ट कराते हो 4 वीकली बेसिस पे टिल 28 वीक्स, तो वो इमीडिएटली रेफर करना है, उसमें आपने उसके लेवल्स नहीं देखने, क्योंकि एंटी के जो है वो हिमोलिसिस कॉज नहीं करता आरबीसीज की, बल्कि वो जो है वो एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए तो वो सीवियर एनीमिया कॉज करेगा, और उसका पर्पस ये होता है कि वो बेबी के इरिथ्रोइड जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं उनको सप्रेस कर देता है, बेबी की इरिथ्रोपोइसिस को सप्रेस कर देता है। तो इसको तो आपने इमीडिएटली रेफर करना है पेशेंट को। किन किन पेशेंट्स को आप फीटल मेडिसिन यूनिट्स में रेफर करते हो, उनमें पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हिस्ट्री देते हैं आके कि हमारा पिछला बेबी जो है उसमें हेमोरेटिक डिजीज ऑफ फीटस इन न्यूबॉर्न हो चुका है, उसमें इंट्राइटन ट्रांसफ्यूजन लगी थी, पोस्ट रिलीज में जॉन्डिस हुआ था या कनेक्टर्स हुआ था, या हाइड्रोपिक फीटस था। तो इस तरह के पेशेंट्स को, इसके अलावा वो पेशेंट जिसमें आप लेवल्स करा रहे हो 4 वीकली टिल 28 वीक्स, उसमें पॉजिटिव आ जाते हैं लेवल, उसको मॉनिटर कर रहे हो और वो लेवल जो टारगेट लेवल मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा है, उन पेशेंट्स को। और तीसरे वो पेशेंट जिनमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको फीचर्स ऑफ एनीमिया नजर आ रहे हैं बेबी के अंदर, यानी हाइड्रोपिक फीटस लग रहा है आपको, या फिर उसमें जो है कार्डियोमेगेली आपको लग रही है, साइटिस लग रही है, इस तरह का ये स्किन एडिमा है, तो आप इस तरह के पेशेंट्स को इमीडिएटली अपने फीटल मेडिसिन यूनिट में रेफर करना है। या वो पेशेंट जिनमें हाई रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी प्रीविया के पेशेंट्स हैं, प्रीवियस 4 स्कार है, एक्रीटा के पेशेंट्स हैं जिनमें आपको पता है इनमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो सकती है, इनको एक तो इनको आपने फीटल मेडिसिन यूनिट में ही डिलीवर कराना है, वहीं आपने इनको रेफर करना है। तो ये 3-4 किस्म के पेशेंट्स हैं जिनको आपने इमीडिएटली रेफर करना है। बाकी अगर इनका लेवल कम है, इनको प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, या इनमें कोई सिम्टम्स ऑफ एनीमिया नहीं है, बच्चे के अंदर साइंस नहीं है एनीमिया के, तो इनको आपने अपने पास ही मॉनिटर करना है। ये वो पेशेंट है जिनके अंदर लेवल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, इनको आपने सेंसिटाइजेशन की लाइन पे इनको ट्रीट करना है। अच्छा, अगर इनके लेवल 4 से कम हैं, ठीक है, जो मैंने टारगेट लेवल्स बताए, तो इनको 4 वीकली टिल 28 वीक्स अपने लेवल्स कराने हैं, और इसके बाद जो है आपने इनको जो है वो 2 वीकली कराना है। अगर इनके लेवल्स इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हैं तो आपने इनको रेफर करना है। फीटल मेडिसिन यूनिट में भी आपको पता होना चाहिए कैसे इन पेशेंट्स को आप मैनेज करते हो। इनमें वो साइंस ऑफ एनीमिया देखते हैं बेबी में, अगर किसी भी टाइम बेबी में साइंस ऑफ एनीमिया डेवलप हो रहे हैं तो फिर वो या फिर उनका जिस तरह लेवल ज़्यादा है तो इनमें वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर कराते हैं। मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर में क्या होता है कि इन तरह के जो बेबीज़ होते हैं, ये वाले बेबीज़, इनमें जो विस्कोसिटी होती है वो ब्लड की कम होती है, यानी ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है। जब विस्कोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्पीड ज़्यादा होगी, तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो इन बेबीज़ के अंदर मिडल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी देख रहे होते हैं ब्लड की, और क्योंकि इनकी ब्लड की थिनिंग होती है, विस्कोसिटी कम होगी, एनीमिक के फीटसेस होते हैं, तो इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। वो सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर 1.5 MOM से कम है, ज़्यादा है, तो फिर हम इन पेशेंट्स को वो क्या करते हैं कि इनकी जो है हेमाटोक्रिट लेवल चेक करते हैं बेबीज़ का, ठीक है, और इनमें इंट्राइट्राइन ट्रांसफ्यूजन देते हैं जो फीटल मेडिसिन यूनिट वाले होते हैं। अगर तो ये डॉपलर नॉर्मल आ जाता है, ठीक है, उनमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 से ज़्यादा नहीं होती, तो इनको वो वीकली या 2 वीकली बेसिस पे वो MCA डॉपलर रिपीट करते रहते हैं और इनको ऑनवर्ड लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर इनको ट्रांसफ्यूजन मिल जाती है तो इन पेशेंट्स को 34 वीक्स 35 वीक्स से ज़्यादा नहीं लेके जाते, उसके बाद ये डिलीवर कर देते हैं। या अगर आप कट ऑफ रखना चाहें तो 36 वीक्स, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और अगर इनको ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलती है, ये बेबी स्टेबल रहते हैं, तो इनको 37-38 के बीच में इनको डिलीवर करते हैं।
और 38 से ऑनवर्ड बिल्कुल भी नहीं लेके जाते। अच्छा, RH नेगेटिव मदर्स में जो है इन पेशेंट्स में मेटरनल रिस्क क्या होते हैं और फीटल रिस्क क्या होते हैं। फीटल रिस्क जो होता है उसमें इंट्रायूट्राइन डेथ का चांसेस होते हैं। फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर डेवलप हो सकता है, न्यूनेटल एनीमिया डेवलप हो सकता है, न्यूनेटल डेथ हो सकती है, पोस्ट नेटली जाके इनमें जॉन्डिस और कनेक्टर्स डेवलप हो सकता है। मदर में क्या रिस्क होता है, मदर में प्री क्लैम्शिया हो सकता है, साथ में मदर में इंक्रीज रिस्क ऑफ इंडक्शन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और हाइड्रोपिक फीटस है तो उसमें पेरिनियल टीयर्स आ सकते हैं, ये रिस्क होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ये डिस्कस करना है कि इसमें एक जो है ओवरऑल देखा जाए तो जो 10% डिलीवरीज होती हैं वो RH पॉजिटिव बेबीज होते हैं टू RH नेगेटिव वेमेन, और उनमें से 1 in 6 जो होते हैं उनमें आइसो इम्यूनाइजेशन होती है। मतलब 1 in 6 अप्रोक्स 17 to 20% बेबीज होते हैं जो कि जिनमें आइसो इम्यूनाइजेशन होती है, जिनमें लेटर ऑन जाके फिटल एनीमिया डेवलप होता है। इसके अलावा पेशेंट आएगी तो आपने उसमें हिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछनी है कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई महंगा इंजेक्शन तो नहीं लगा, ठीक है। इसके अलावा ने पूछना है कि कोई बच्चे को इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन लगी हो, कोई अर्ली न्यूट्रल डेथ की हिस्ट्री हो, जॉन्डिस की हिस्ट्री हो, ठीक है, कोई प्रीवियसली हाइड्रोपिक फीटस तो नहीं था, उसके बच्चे के गिर्द बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं था, फूला हुआ बच्चा तो नहीं था। ये नहीं, आपने हिस्ट्री में चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछनी है। जब पेशेंट आपके पास आएगा और सेकेंड या सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेगनेंसी के साथ वो आती है पेशेंट, तो आपने उसको असेस कैसे करना है कि आपने उसको जो है एक तो हिस्ट्री ले ली, दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्लिनिकली उसको अल्ट्रासाउंड भी करना है, उस पर आपने सिम्टम्स साइंस ऑफ एनीमिया देख लेने हैं, बेबी के अंदर तो नहीं है, और बेबी को क्लिनिकली आपने जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हो तो उस पर हाइड्रोपिक फीटस अगर हुआ तो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज फीटस आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो है उसमें टेस्ट क्या कराओगे। टेस्ट मदर में आपने RH एंटीबॉडी लेवल्स कराने होते हैं, और इसके अलावा बेसलाइन टेस्ट कराने होते हैं, और जिसमें ब्लड ग्रुप विद RH फैक्टर, फुल ब्लड काउंट, रूटीन एग्जामिनेशन, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, anti-HCV, और साथ में फीटल टेस्ट में डेटिंग स्कैन होता है, और अगर उसकी डिपेंड करता है कि जेस्टेशनल एज पे आई है, स्टार्ट में तो डेटिंग स्कैन होगा, और इसके अलावा इसमें नॉर्मली स्कैन आप लेटर ऑन कराते हो और ग्रोथ स्कैन वगैरह कराते हो। अच्छा, सेंसिटाइजिंग इवेंट्स कौन से होते हैं। सेंसिटाइजिंग इवेंट्स अगर उसको मिसकैरेज के साथ आती है, क्रैम्पिंग है, यूट्राइन ब्लीडिंग है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या मोलर प्रेगनेंसी है, पेशेंट को TOP आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइस किया है, एमनियोसेंटेसिस या CVS यानी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है, एब्डोमिनल ट्रॉमा है, APH है, या एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन आप कर रहे हो, या इंट्रायूट्राइन डेथ है, या डिलीवरी चाहे वो सिजेरियन सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपने ये सब टाइम्स पे जो है ये सेंसिटाइजिंग इवेंट्स है आपने LTD लगाना होता है पेशेंट को। गाइडलाइंस पे अगर हम डिस्कस करें तो गाइडलाइंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि प्री प्रेगनेंसी अपनी पेशेंट की काउंसलिंग पहले से करनी होती है। गाइडलाइन में जीनोटाइपिंग का जिक्र है कि आपने हस्बैंड की जीनोटाइपिंग करानी है अगर वो RH पॉजिटिव है, यानी उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और प्री फीटल DNA आपने कराना होता है 16 to 20 वीक्स, और ये आपने प्राइमरी भी कराना होता है, और अगर मल्टी है तो उसमें भी आपने कराना होता है। और प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि हम रूटीन एंटीडी प्रोफाइलेक्सिस उसको लगाएं या ना लगाएं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर वो सेंसिटाइज पेशेंट है उसमें तो अगर हमें वो सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज के साथ आई है तो हमें ये देखना होता है कि उसमें अगर बेबी पॉजिटिव है तो उसमें लेटर ऑन रिस्क होगा कि उसमें जो है फीटल एनीमिया डेवलप हो सकता है कुछ इस तरह। अगर वो नेगेटिव है तो इसमें कोई चांस नहीं है। और जो गाइडलाइन में चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लेवल्स, वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कितना लेवल हो तो हमने इसको फीटल मेडिसिन यूनिट में पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो हम कराते हैं, जो अगर लेवल्स उसका एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होता है तो उसका पहले मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर कराते हैं, उस पर अगेन पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर ज़्यादा है 1.5 से तो फिर हम उसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन की तरफ लेके जाते हैं। मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर की जो है वो सेंसिटिविटी कितनी है, उसमें जो 100% सेंसिटिविटी है और इसका जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो 12% है। जो फ्री फीटल DNA टेस्ट जो 16 to 20 वीक्स पे हम कराते हैं उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है वो ग्रेटर देन 95 है, 95 to 98% तक है उसकी, ठीक है। अच्छा, और हमने जो इसके अलावा एक चीज़ है जो रिसेंट एडवांसमेंट सेल सेल्वेज का मेंशन किया हुआ है। सेल सेल्वेज ये होता है कि आपने, क्योंकि उसमें हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है या पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड ऐसा होता है कि शॉर्ट ब्लड होता है, नेगेटिव ब्लड मुश्किल से मिलता है, तो आपने इसमें सेल सर्विस में ये होता है कि मेटरनल का अपना ही ब्लड ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन आप कलेक्ट करते हो और उसको दोबारा से मशीन में से गुजार के और उसको आपने मदर के अंदर दोबारा से ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, और इस ब्लड के अंदर बेबी के RBCs होते हैं, इसलिए इसको NTD आपने लगाना होता है। तो ये सेल सर्विस की टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन है उसके लिए क्या इंडिकेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 से ज़्यादा है तो हम बेबी का जो है वो इंट्रायूट्राइन उसको ट्रांसफ्यूजन देंगे। 20 वीक से पहले रिस्क जो है मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा है। 20 वीक से बाद अगर इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसमें मोर्टेलिटी 2 to 4% है। अगर 20 वीक से पहले है तो 10% मोर्टेलिटी होती है। और इसके अलावा इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन जो है वो आप उसमें किस तरह का ब्लड चाहिए, वो ओ नेगेटिव होना चाहिए, के नेगेटिव होगा। इसके अलावा उसमें वो इरेडिएटेड ब्लड होता है। और जो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है उसमें आप सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज जो एंटीकोगुलेंट है वो यूज़ करते हो। और सिकल सेल नेगेटिव होगा। इसके अलावा वो ब्लड जो होता है मैटरनल सैंपल के साथ क्रॉस मैच होगा। और RH नेगेटिव होगा और O नेगेटिव होगा। बेसिकली O, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है और उसके अंदर एंटीजन नहीं होगा जो इंट्रायूट्राइन जाके किसी भी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो एंटीजन नहीं होते उसके अंदर। और O के अंदर दूसरा ये कि अगर एंटी-B एंटी-A एंटीबॉडीज़ होती भी हैं तो वो इतने लो टाइटर में होती हैं कि वो RBCs को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो आपने O नेगेटिव ब्लड प्रेफरेबली लेने। और इसके अलावा जो है ब्लड जो है वो 5 डेज से कम होना चाहिए ताकि उसमें हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस नहीं होते। और इसका जो हेमाटोक्रिट होगा वो 70 to 85% तक होना चाहिए। ल्यूकोसाइट डिप्लेटेड होना चाहिए और प्लाज्मा डिप्लेटेड इसलिए ताकि उसका हेमाटोक्रिट जो वो हम 70 से 85 तक रख सकें। टारगेट जो होता है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन में वो ये होता है कि हमने उसका टारगेट जो हेमाटोक्रिट है वो 40 से 45% तक रखना होता है। अगर वो और इसको हमने 1 to 2 वीकली हमने रिपीट करनी होती है ट्रांसफ्यूजन्स। और अगर इसका जो है वो हेमाटोक्रिट जो है वो सवेयर एनीमिया है तो हमने इसका टारगेट 30% रखना है और इसको हमने वीकली ट्रांसफ्यूजन जो है वो रिपीट करनी है। ड्यूरिंग डिलीवरी हमने क्या एहतियात करनी है कि इसमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है और इसमें मिल्किंग नहीं करनी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा नहीं करना क्योंकि वो उसमें ब्लड ज़्यादा RBCs जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमने जो बेबी का ब्लड होगा उसमें हमने सैंपल 4 तरह के टेस्ट करने हैं। उसमें ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, बिलीरुबिन, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो है वो भी हमने इसमें करना होता है। और इसके अलावा जो हमने एहतियात क्या करनी होती है कि बेबी को हमने चेक करना होता है बिलीरुबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। जो सेंसिटाइज मदर है उनकी बात कर रही हूँ, उसमें आपने उसके लिए चेक करना, मॉनिटर करना है। और बिलीरुबिन का लेवल आई थिंक 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो और डिफरेंट आवर्स की बात है, अगर विद इन 48 आवर्स इतना लेवल इससे ज़्यादा है तो फिर आप उसको फोटोथेरेपी के लिए कंसिडर करोगे नेक्स्ट एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायरमेंट वही है, O नेगेटिव ब्लड होगा, उसमें K नेगेटिव, के एंटीजन नेगेटिव होगा, इरिडेटेड ब्लड होगा, सिकल सेल नेगेटिव होता है। इसके अलावा उसमें लेस देन 5 डेज ओल्ड होगा ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो सके। और उसमें वही सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज जो एंटीकोगुलेंट वो यूज़ करोगे आप इसमें। और ये मैटरनल सैंपल से क्रॉस मैच होगा क्योंकि बेबी के ब्लड के अंदर 6 मंथ्स के लिए 4 to 6 मंथ्स के लिए RH एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो मदर की तरफ से आती हैं। और बेबी का अपना जो एरिथ्रोपोइसिस का सिस्टम है वो सप्रेस हुआ होता है, इसलिए आपने उसको ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली आपने 6 मंथ्स के लिए देनी होती है अगर उसको ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है बेबी को तो। और ये सारी रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ जो गाइडलाइन में मेंशन है वो है टॉप अप ट्रांसफ्यूजन। टॉप अप ट्रांसफ्यूजन क्या होती है, नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन से क्या फ़र्क है कि इसमें ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, चाहे इंट्रायूट्राइन आप कर रहे हो उसमें रिक्वायरमेंट यही है पोस्ट नेटली जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन देते हो। लेकिन ये जो टॉप अप ट्रांसफ्यूजन ये पोस्ट नेटली, ये आप पोस्ट नेटली देते हो। इसमें एक तो ये 35 डेज तक और भी ब्लड हो तो इसमें आप दे सकते हो। 20 ml देते हो या रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन आप बेबी के एनीमिया को करेक्ट करने के लिए। ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं होती, ये टॉप अप होती है जो आप फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम इसको एक तो क्लीहॉर टेस्टिंग क्या होती है कि आप जब उसको एंटीडी लगाते हो पेशेंट को तो आफ्टर 20 वीक्स तो साथ ही आप क्लीहॉर टेस्टिंग भी कराते हो 28 वीक्स 34 वीक्स पे कि कोई एक्स्ट्रा फिटोमेटल हेमरेज हुआ है पेशेंट में तो उसको आप एक्स्ट्रा डोज लगाओगे 500 के अलावा भी। पोस्ट नेटली भी ऐसे पेशेंट्स को आप जब एंटीडी लगाओगे तो साथ ही क्लीहॉर टेस्ट विद इन 2 आवर्स आप भिजवा देते हो। क्लीहॉर टेस्ट में क्या होता है कि आपने एसिड अल्कली से ट्रीट करना होता है मैटरनल सैंपल को। उसमें जो मैटरनल RBCs हैं वो डीनेचर हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ एसिड और अल्कली, और जबकि बेबी के सेल्स जो है ना वो अपना टेक्सचर रिटेन करेंगे और उनको हम काउंट कर लेंगे। अगर 5 फीटल सेल्स है तो 0.25 ml हेमरेज को इंडिकेट करेंगे। 80 सेल्स जो है वो 4 ml को इंडिकेट करते हैं। तो इसी हिसाब से आप फीटल सेल्स को काउंट करके उसके एक्स्ट्रा जो एंटी-डी की डोज बनती है वो आप लगा लेंगे। 125 जो यूनिट्स हैं वो इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो 1 ml को कवर करते हैं। इसके अलावा जो है वो अमेरिकन प्रोटोकॉल ही होता है कि उसमें आप जो है वो 1500 लगाते हो तो मोर देन इनफ होती है। मैक्सिमम जो ब्लड लॉस होगा 14 ml 15 ml तक होता है, लेकिन इसमें 0.3% जो है पेशेंट्स वो रह जाते हैं जिसमें हेमरेज एक्स्ट्रा होने के चांसेस होते हैं। तो जो ब्रिटिश गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप जो एक्स्ट्रा जो
7.3% को भी आपने कवर करना होता है, तो इसलिए आप 500 लगाओ और साथ में आपकी हॉट टेस्टिंग करा लो। जो भी एक्स्ट्रा डोज आपने एंटी की लगानी है वो आप उसमें लगा देते हो। इसके अलावा अगर हम रिवीजन करते हैं तो जो प्राइमरी पेशेंट आती है उसको आप एंटीनेटल असेस कर लोगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड का चेक कर लोगे, साथ ही आप उसको 28 वीक्स पे टाइटर कराओगे और पहली प्रोफाइलैक्टिक डोज एंटी की लगा देते हो। ऐसे पेशेंट्स को आप दोबारा 34 वीक्स पे टाइटर कराते हो और आपने एंटी की डोज लगा देनी है। साथ ही आपके लिए हॉट टेस्टिंग वो भी रिकमेंडेड है, और कोई भी सेंसिटाइजिंग इवेंट होता है तो भी आप जो है साथ ही आप हॉट टेस्टिंग कराओगे। एक्स्ट्रा हेमरेज है उसके लिए आप लगा लोगे। हम रूटीन में हॉट टेस्टिंग नहीं कराते, हम जस्ट 28 और 34 वीक्स पे उसको एंटी लगा देते हैं। पोस्ट नेटली जो है ये भी नहीं लगा रहे होते, पेशेंट जो है वो मिस कर देती हैं, वो आती ही नहीं है डिटेल्ड विजिट्स पे। पोस्ट नेटली अपने मस्ट ऐसे पेशेंट्स को अपने एंटी लगाना होता है विदिन 72 आवर्स। उसके अंदर सेंसिटिविटी 90% है, और अगर आप 10 डेज़ के ओल्ड लगाते हो तो सेंसिटिविटी जो इसकी रिड्यूस हो जाएगी 70%, बट स्टिल आप ब्लड इसको एंटी आप लगाते हो। और अगर आपके पास सेंसिटाइज पेशेंट आती है तो उसमें आपने इस तरह से मॉनिटर करना है। आपने बुकिंग पे RH एंटीबॉडी लेवल्स कराने हैं। अगर वो 4 से कम है एंटी या फिर एंटी कैपिटल स्मॉल सी जो है वो 7.5 से कम है या एंटी के उसमें डिटेक्ट नहीं हो रही, तो ऐसे पेशेंट्स में आपने जो है वो 4 वीकली टिल 28 वीक्स टाइटर कराने हैं, और 28 वीक्स ऑनवर्ड आपने 2 वीकली कराने हैं। और किसी भी लेवल पे इनका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इनका टाइटर हो जाता है तो आपने फीटल मेडिसिन यूनिट में रेफर करना है। और ऐसे पेशेंट्स को भी रेफर करना है जो प्रीवियस हिस्ट्री देते हैं हेरिडिटरी डिजीज ऑफ फीटस न्यू बॉर्न की, या फिर जिनमें से साइंस ऑफ एनीमिया आते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, इन पेशेंट्स को भी आपने रेफर करना है। और इनको अपने मॉनिटर कैसे करना है, अगर रेफर भी कर दिया तो इनको फर्दर मॉनिटरिंग इनकी ऐसी होगी कि उनको आप एक दफ़ा टाइटर इनका थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाता है तो इनमें आप मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर कराते हो, जिसमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर 1.5 से कम है तो इनको 1 to 2 वीकली आप डॉपलर ही कराते हो टिल डिलीवरी। और अगर 1.5 से ज़्यादा आ जाती है तो इनको आप इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन के लिए कैंडिडेट्स होते हैं, और इनका जो ट्रांसफ्यूजन लगा देते हो तो इनका थ्रेशोल्ड जो है 35-36 वीक्स तक आप इनको डिलीवर करा देते हो। अगर इनको ट्रांसफ्यूजन नहीं लगती, स्टेबल रहते हैं बेबी, तो इनकी जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो मोस्ट सूटेबल जो होती है वो सिजेरियन होती है, और इनको आप जो है वो 37-38 वीक्स के अंदर आप इन पेशेंट्स को आप डिलीवर करा देते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कवर होता है। कोई भी इसमें अपनी ऐड करने